नमस्कार, आपका जनसदन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। जनसदन में आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव के दौरान उठा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उत्तराखंड की सियासत में रह रहकर उठ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में कभी कोई बयान नहीं दिया। भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में अकील अहमद ये कहते हुए नजर आए थे कि उन्होंने सहसपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनसे ये वादा किया है कि अगर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुस्लिम छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसलिए उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को भाजपा ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया और इस मामले पर कांग्रेस को जमकर घेरा भी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी सीमा डोरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही अमरजीत सिंह कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैडम, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल, अमरजीत जी, आपका आवाज पहुंच रही है सर? जी पहुंच रही जी। अमरजीत जी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में काफी मुखर रहा और बहुत गर्माता हुआ मुद्दा दिखाई दिया। और जिस तरह से आप लोग भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसको भुनाने की भरपूर कोशिश भी की है। सर, क्या है इसकी सच्चाई? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, हरीश रावत जी तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात उनकी तरफ से कही नहीं गई थी। राजेश जी, हरीश रावत जी ने आज जो बात कही है वो आज ही नहीं कही। वो पहले दिन से, जब से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है, उसी दिन से लेकर अब तक हरीश रावत बार इस बात का दावा भी कर चुके हैं और इसको आपत्ति भी दर्ज करा चुके हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता इसको लेकर के विरोध भी कर चुके हैं। अपना विरोध निर्वाचन आयोग में भी दर्ज करा चुके हैं। उसके बावजूद भी क्योंकि यह मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दुधारू गाय की तरह है, जितना वो उसको उछालेंगे उतना इनको लाभ मिलेगा। क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। तो केवल ध्रुवीकरण किस प्रकार से हो, आरोप प्रत्यारोप लगा करके कांग्रेस के ऊपर किस प्रकार से जनता को भटकाया जाए, ये उसको लेकर एक माना है। अदरवाइज इसमें कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने हरीश रावत ने आज भी चुनौती दी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर हिम्मत रखती है तो इसको साबित करे, और नहीं तो फिर जो है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जहां भी होगा हम इसको कोर्ट में लेकर जाएंगे, वहीं ये जवाब मिलते। नहीं तो ये नहीं लगता कि थोड़ी देर कर दी इसको लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण देने में? पहले से इस पर स्पष्टीकरण दिया जा सकता था चुनाव के समय पर ही। नहीं, बिल्कुल नहीं राजेश जी। पहले दिन से 2 तारीख को ये मुद्दा उठा था। हरीश रावत जी ने आज भी अपनी पूरी पोस्ट में ये बताया है कि 2 तारीख को मैं देहरादून लौटा, जिस दिन प्रियंका गांधी जी की यहाँ कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान इस मुद्दा उठा और उसी दिन से कई पत्रकार मजदूर को उन्होंने इंटरव्यू दिया, अपने भाई से दी। उसी वक्त उन्होंने तक खंडन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है कि इसको मुद्दे को उछाला जाए, बार जनता के बीच में एक प्रश्न तरीके से खड़ा किया जाए, डिबेट लगाया जाए। तो मैं इसलिए सवाल है मेरा, अमरिंदर जी, आप वही सवाल है। आपने सफाई पेश कब की? जब आप चुनाव हार गए, उससे पहले सफाई नहीं आई थी। चुनाव हारने के बाद सफाई पेश की तो सवाल। अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास अगर आप बोलेंगे मैं 10 ऐसे सबूत दे दूंगा, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके अपने निजी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और तमाम डिबेट और पोर्टल में या हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस बात को बार कहा गया, मीडिया में ये बात को सुनाया गया। मुझे नहीं मालूम, आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ये जवाब आया। ये जवाब पहले दिन से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती आ रही है। अगर आपको कोई तथ्य चाहिए तो मैं तथ्यों के साथ आपको चीजें पेश कर सकता हूँ। चलिए, मैं सीमा डोरा जी आपके पास आऊंगा। मैडम, क्यों इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है, झूठ फैला रहे हैं आप लोग? इनकी दुकान राजेश जी चलती है। मैं सीमा जी से सवाल 2014 से पहले कुचक्र में फंसी हुई, घोटाले, आतंकवाद, गुंडागर्दी में फंसी हुई कांग्रेस अब इनको तिलमिलाहट हो रही है, क्योंकि इनको पता है कि इनके वापस आने के दरवाजे ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। और बंद इन्होंने खुद करे हैं अपने इन्हीं बयानबाजियों के कारण, और जो गलत लोगों का साथ, आतंकवाद, जो गुमराह करना लोगों को, इन सबके कारण इन्होंने दरवाजे अपने बंद करे हैं। अब हमारे ऊपर दोषारोपण क्यों करते हैं? जो कहा वो दुनिया ने सुना, जनता ने सुना, और ये जनता बोलती है, हम नहीं बोलते।
बीजेपी ने क्या कह दिया? बीजेपी ने कब कौन सा बयान कर दिया? जब जनता ने सुना, लोगों को इन्होंने आश्वासन दिया, तभी तो हुई है। तुष्टीकरण की राजनीति ये क्यों करते हैं? साफ सुथरी राजनीति क्यों नहीं करते? विकास की राजनीति करिए, विकास से आगे बढ़िए। किसने मना करा? ओपन प्लेटफॉर्म है राजनीति, हमेशा के लिए ओपन प्लेटफॉर्म रहता है। आप लोगों की मदद करिए, लोगों के हितों के लिए आप काम करिए। जहां जहां आपके विधायक है वो अच्छे से अच्छा काम करके दिखाइए, जनता आपके साथ जुड़ेगी। आप ये कहोगे, तुष्टीकरण की राजनीति करोगे कि ये यूनिवर्सिटी खोल दे के, वो हमने तो कभी कहा ही नहीं। आपने जो करना, आपको लगता है आपको कोर्ट में जाना, आप जाएं, हमको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए, ये सबका राइट है जो भी करना है। लेकिन हरीश रावत जी को एक एक बयान रोज कुछ ना कुछ आता रहता है, क्योंकि उनको खुद को लगता है वो बुझता हुआ दिया हो चुके हैं टोटल राजनीति का। तो उनको लगता है अब मुझे दोबारा से टिमटिमाना है, अब कैसे करें? तो कभी तो वो कह देते हैं कि इनके अपने नेता प्रताड़ित कर रहे हैं, कभी कुछ कह देते हैं पलायन का बंद कर रहा है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। तो उनको आदत है इस तरीके से बयानबाजी करने की, और उनकी बयानबाजी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि हाथी तो अभी तो वो कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। सर, चले भी जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सांच को आंच नहीं, जो सच्चाई है उसको क्या छुटलाया तो नहीं जा सकता ना। उसको जो सच है वही तो सामने आएगा। हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे थे, सच सामने आएगा। चलिए ठीक, बीजेपी सिरे से नकार रही है, सच सामने आएगा। संगीता शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि आप भी विपक्ष में हैं और आप भी चुनाव में थे, क्या लगता है बीजेपी को इसका फायदा मिला है? देखिए राजेश जी, लोकतंत्र का एक महासंग्राम हुआ और जो युद्ध हुआ, उस लोकतंत्र के युद्ध में एक सेना जीत गई और एक हार गई। और हरीश रावत जी लगातार अपने घायल सैनिकों को देख करके दुख प्रकट करते रहते हैं। कभी उनका किसी तरह का बयान आता है और किसी तरह का। देखिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भाजपा ने चुनाव जीता, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर विकास के मुद्दों पर बात होती तो जो आज हमने परिणाम देखा वो देखने को हमें नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ से स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे गुम हो गए थे जब उत्तराखंड का चुनाव हुआ और मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एजेंडा बना करके पूरा चुनाव लड़ा गया, और जिसमें भाजपा को इतनी बड़ी जीत मिली। क्योंकि जनता भी भ्रमित हो चुकी थी कि जो ये चल रहा है इस समय, कांग्रेस में भी जो दो गुट बने हुए थे लगातार, कांग्रेस में जो अंतर्कलह चल रहा था, तो जनता ने एक मन बना लिया कि भाजपा के साथ जाना चाहिए और वो भाजपा के साथ चली गई। लेकिन जिस तरह से सीमा जी ने बात की कि विकास के मुद्दों की बात करनी चाहिए, तो देखिए आज भी हमने, जब हम ऐसी खबरें देखते हैं कि गर्भवती महिला के रास्ते में प्रसव हो जा रहा है, आज की ये खबर है, तो कितना दुख होता है ये सोच करके कि 22 सालों बाद भी हम उत्तराखंड को किस स्थिति में पा रहे हैं। तो विकास के मुद्दों की बात तो ना यहाँ भाजपा ने की, ना यहाँ कांग्रेस ने की, और ये इसी तरह के अंतःकलह से कांग्रेस जूझती रही और भाजपा ने इसका फायदा उठाया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे वोट लिया। और भाजपा को तो देखिए झूठ बोलने की आदत है, चाहे उन्होंने 15-15 लाख रुपए खाते में डालने की बात की हो, या फिर 2 करोड़ रोजगार देने की बात की हो, या उत्तराखंड से बेरोजगारी दूर करने की बात की हो। लेकिन आज भी उत्तराखंड में हम बेरोजगारी का आंकड़ा देखें तो भारत की जो पूरी बेरोजगारी की दर है उससे भी ज्यादा उत्तराखंड की बेरोजगारी की दर है 8.7। तो जो ये सारे वादे हैं, इनसे उठ करके भैया राजनीति की जो ये गरिमा है इसमें रहिए, और जो विकास की बात है वो कीजिए और उत्तराखंड को विकास की ओर लेकर के जाइए। ठीक है, विकास की बातें हैं जो कि विपक्ष को इन मुद्दों को उठाना चाहिए, और बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे थे। हालांकि विपक्ष जनता के बीच नहीं पहुंच पाया और बीजेपी कहीं ना कहीं जनता को ये समझाने में भी कामयाब हो गई। मैं अमरिंदर जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह से सीमा जी ये कह रही हैं, जो आपकी पार्टी के अंदर आंतरिक कलह है, क्या यही वजह है जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा? क्योंकि दावे तो आप लोगों की तरफ से बहुत किए जा रहे थे सरकार बनाने की। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ कोई आंतरिक कलह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार जरूर हावी है, इस बात को आप समझिए। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, संगीता जी ने भी कहा बिल्कुल जिस प्रकार से कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं थे, केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए सत्ता में आए हैं। हम लगातार इस बात को कहते रहे, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण की राजनीति की, और वो राजनीति आज भी देख सकते हैं आप छोड़ दीजिए 2 महीने पहले कांग्रेस में क्या हुआ, या 2022 फरवरी चुनाव में क्या हुआ। आप ये देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो चार्ज चेहरा है वो महाराष्ट्र में भी उजागर हुआ। इसके बाद आप देखिए कि इनकी मोदी ये काम करने का तरीका है वो भी यहाँ पर आपके सामने आ गया। उदयपुर में जिस प्रकार से कन्हैया के साथ उसका हत्या की गई उसकी, उसके पीछे जो दोषी पाया गया वो भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति था, उसका अपना कार्यकर्ता था। उसके अलावा कल एक व्यक्ति और पकड़ा गया श्रीनगर में, जिस व्यक्ति का सोशल मीडिया का अध्यक्ष था श्रीनगर का, वो व्यक्ति 2 हैंड ग्रेनेड लेके पकड़ा गया, और पकड़ने वाले कोई पुलिस नहीं थी, पकड़ने वाली जनता थी। वो तो जनता ने पकड़ के उसको पुलिस के हवाले किया और व्यक्ति वो पाया गया
जो सर ये तो मौका मिल गया भारतीय पार्टी का वो भी 15 दिन मुश्किल से वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता उसने ली थी। जैसे पार्टी को पता पड़ता, पार्टी ने उसको बर्खास्त भी कर दिया था, पार्टी पहले ही बर्खास्त कर। चलिए सीमा जी जवाब 15 दिन पहले नहीं, ऐसे मैं आप 15 दिन की बात करते हैं, कुछ और जवाब कुछ और देंगे, इनके पास जवाब होते हैं। कार्यक्रमों में जा रहा है और विषय पर बात कीजिए ना सर, डिबेट को गुमराह करते हैं, जो मुद्दे की बात है मुद्दे से ये भटक जाते हैं। और इन लोगों को इनकी आदत इनको आज तक समझ में नहीं आया अगर कांग्रेस पार्टी फेलियर की तरफ जा रही है तो क्यों जा रही है, तो रीजन क्या है? कौन अभी तक चुप नहीं होंगे, पहले भी चुप करा लीजिए तो मैं बात करूं। रहकर गृह मंत्री के जाके तस्वीरें खिंचवा ले, वो कितना नजदीक होगा भारतीय जनता पार्टी के, ये समझा जा सकता है। मैं कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता चलिए जवाब दे दीजिए मैडम, अब विषय तो नहीं, लेकिन अगर सवाल कर रहे हैं ऐसे लोगों को शामिल किया जाए, जब कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासनात्मक पार्टी है, तो फिर ऐसे लोग कैसे पार्टी में शामिल हो जाते हैं? सवाल तो वाकई बनता है। नहीं बाकी बनता है और इसके ऊपर एक अच्छी सी डिबेट हम करेंगे प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए। कोई अगर 8-10 दिन के लिए कोई तो वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि आप इस मुद्दे पे बात करिए, विकास की बात करिए, उस पर भी एक प्रॉपर डिबेट आप 2 अभी आप ये कहिए कि हरीश रावत जी बार बार आपके कुछ न कुछ क्यों मुद्दा उठा रहे हैं। संगीता जी की तरफ आती हूँ, वो भी कह रही थी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर है। आप दिल्ली में बताइए आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? मात्र 400 कुछ लोगों को रोजगार दिया। आपने वृद्धा पेंशन बंद कर दिया, हमने तो पति पत्नी दोनों को पेंशन दे रहे हैं, हम तो दोनों को पति पत्नी को पेंशन दे रे हैं। आप क्या कहते हैं 1200 से बढ़ाकर 1500 पेंशन कर दी। बेरोजगारी की बात हो रही है, पेंशन पे ले आते हैं। क्यों नहीं? बेरोजगारी का आंकड़ा भी आप बताइए ना, यहाँ बेरोजगारी की दर पिछले 5 सालों में कितनी बढ़ गई है? बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा क्यों रही है? आप जब सत्ता में आए आपने रोजगार कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? आप आंकड़ा दिखाइए। ये जो रिपोर्ट है उससे बात हो रही है। 8.7 यहाँ की बेरोजगारी दर हो चुकी है और भारत की बेरोजगारी दर 7.8 है। तो आप किस और उत्तराखंड का धकेल रहे हैं? आज के अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो आपने देखा होगा, और पिछले हफ्ते भी यही घटना हुई है कि गर्भवती महिला को रास्ते में एक एक कर अपनी बात, एक एक कर बात रखिए। सीमा जी, संगीता जी, दर्शक समझ पाएंगे बेहतर तरीके से कि आप लोग क्या कह रहे हैं। एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला। एक एक कर बात। संगीता जी आपके पास आऊंगा, सीमा जी की बात पूरी हुई। चलिए सीमा जी आप अपनी बात पूरी। आपने दूसरों के ऊपर लगाने से पहले, आरोप लगाने से पहले आप ये देखिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। कितने लोगों को रोजगार दे दिया आप लोगों ने? दिल्ली में क्या करा ऐसा जो हम नहीं कर पाए? ऐसा क्या आपने कर दिया बड़ा महान काम दिल्ली में? जो कोरोना काल में लोग मरते चले गए और आपके पास कुछ नहीं था। जो अमित शाह जी ने अगर बीच में ना आते तो लोग कहां पहुंच जाते। लेकिन हर जगह अगर कहीं पर अमित शाह जी नहीं थे कोरोना में तो उन्होंने पूरा मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई, पूरा खाना पीना प्रोवाइड कराया। अगर बंगला साहब गुरुद्वारा नहीं होता तो लोगों को भोजन भी ना मिलता। चलिए रुक जाइए। क्या करता है आम आदमी पार्टी? और दूसरी बात, उत्तराखंड की बात करिए, आम आदमी पार्टी को सिरे से जनता ने नकार दिया, शून्य देके आपको भेज दिया। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। आप कहीं स्टैंड नहीं करते। यू आर नोवेयर। पंजाब में कामयाबी मिली, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने आपको नकार दिया। कि संगीता शर्मा जी और कई तरह की बातें आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए राजेश जी, सीमा जी जिस तरह से कह रही थी दिल्ली में हमने क्या किया, तो दिल्ली का तो स्वास्थ्य मॉडल और शिक्षा मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय है। केवल हमारे देश में नहीं, विदेश में भी चर्चा का विषय है। और अमेरिका से राष्ट्रपति जी की पत्नी खुद वहाँ का शिक्षा मॉडल देखने आती है और कितने राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ देखने के लिए आते हैं। तो आप तो अगर किसी भी एक स्कूल का कंपैरिजन दिल्ली के किसी एक स्कूल से करके दिखा दीजिए, अगर आपने हिम्मत है तो, कि अगर यहाँ का एक सरकारी स्कूल दिल्ली के एक सरकारी स्कूल जैसा बना हो और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कंपैरिजन कर लीजिए, तो आप डिबेट में बैठ करके कुछ भी बोल देंगे और बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, उससे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाएंगी। जो यहाँ की दशा दिशा है उसको देखिए और जो आंकड़े हैं उस पर गौर कीजिए। आपके आंकड़े सत्य नहीं मान लिए जाएंगे अगर आप डिबेट में बैठ करके कुछ भी बोल लेकिन जो मुद्दे हैं और वो आप जनता को रही राजेश जी नकारने की बात, बिल्कुल जनता ने यहाँ आम आदमी पार्टी को नकारा और हम इसे स्वीकार आप समझा नहीं पाए, आप विफल रहे समझाने में, आप विफल रहे। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे थे जो जनता के हित के थे, आप नहीं समझा पाए। यही वजह है कि बीजेपी वापस। बिल्कुल राजेश जी, देखिए जनता जिस दिन महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य इन सब मुद्दों को देख करके वोट देगी तो भाजपा की राजनीति नहीं चल पाएगी। इसीलिए भाजपा हमेशा
तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जैसे इन्होंने पूरा चुनाव मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर लड़ा, और यही ये देश में करते हैं। ये राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद इनके अंदर कितना है ये अभी हमने जब अग्निवीर योजना आई तो वो भी देख लिया, और राष्ट्रवाद हम नौकरियों में भी देख रहे हैं कि युवाओं के साथ कितना बड़ा छलावा हो रहा है। लोग, बच्चे हमारे आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, लेकिन इनको अपनी राजनीति के सिवा और हर समय चुनावी मोड में रहने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। अब ये 2024 की तैयारी करेंगे, आप लोग भी रहिए ना सारे चुनावी मुद्दे रह जाएंगे। वो उनकी पार्टी की अपनी तैयारी है मैडम, आप लोग अपनी तैयारी करिए, आप अपनी रणनीति से आगे बढ़िए। आपको किसने देखिए, रोका? नहीं तैयारी कीजिए, लेकिन आप भी उत्तराखंड चुनावी मोड में रहिए, किसने रोका? उत्तराखंड को धकेलिए मत, गर्त में मत धकेलिए उत्तराखंड को। उत्तराखंड का कर्ज लगातार बढ़ रहा है, आप सत्ता में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी अमरजीत बनती है जी, कि ठीक। उत्तराखंड को उबारने का काम कीजिए। अमरजीत जी, मैं तो लगातार कह रहा हूँ, और यहाँ पर तो कम से कम मैं संगीता जी से पूरी तरह सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए आप कि आपने रोजगार क्या किसको दिया, कितनी स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ बेहतर की, स्कूल कॉलेजों का क्या हाल है, रोजगार का क्या हाल है। उत्तराखंड मैंने पहले भी कहा, जैसे देश का जो हमारी बेरोजगारी दर है उससे भी पार कर गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं। केवल बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी, बशर्ते ये बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से उत्तराखंड में बेरोजगारी दर खत्म हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। लेकिन ये कारण क्या है, उससे कुछ नहीं होना, उससे एक आम आदमी का कोई फायदा होने वाला नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार उसकी बात करती है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये लोग केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास जनता को बताने के लिए मुद्दे नहीं है। ये आप बात, ये भी बात ठीक है कि हर आदमी, हर व्यक्ति, हर पार्टी का एक राजनीतिक स्टैंड होता है, उसको काम करना होता है, उस राजनीतिक मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना होता है। तो कांग्रेस पार्टी का जो मुद्दा था वो हमेशा विकास का रहा, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ध्रुवीकरण का रहा, और विकास का जो मुद्दा था, जो जनहित के मुद्दे थे, वो कहीं छूट गए, और जो ध्रुवीकरण की राजनीति थी वो इन चुनाव में जरूर जीती है। कैसे होगा ये? हम स्वीकार करते हैं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप तो दमखम के साथ जुटे हुए थे, तमाम तरह के दावे थे आप लोगों के, सरकार भी आप बनाने जा रहे थे, क्या आप जनता के बीच पहुंचकर समझा नहीं सके, ये बता नहीं सके जनता को वाकई महंगाई है, बेरोजगारी? मानने वाली है राजेश जी कि कहीं हम जनता को उनकी बात पहुंचा नहीं पाए, कहीं 5 किलो राशन, कहीं ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति ये ज्यादा हावी रही, लोगों विकास के मुद्दे को भूल गए। वजह कुछ और रही, आपसी खींचतान की वजह से इस तरह के जो है आप सरकार नहीं बना सकते। कांग्रेस पार्टी में किसी रूप में कोई खींचतान नहीं थी। यह खींचतान का जो प्रपंच रखा जाता है, ये प्रपंच केवल भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, इसको रचने में। आप बताइए कि शिवसेना में कोई प्रपंच ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में ऐसा प्रपंच रखा कि वहां पर सरकार गिर गई। तो ये तो इनका चेहरा है। ये प्रपंच आप लोगों की तरफ से रचा जाता है, एक पार्टी आप पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो दूसरी पार्टी ध्रुवीकरण की बात कर रही है। इस तरह से चुनाव जीता है आपने। सर देखिए, आज फैलाकर राजनीति की नीति और रीति दोनों बदल गई है। अब वो जमाना नहीं रह गया इनके समय वाला, जो इन्होंने 70 साल आंखों में धूल झोंक दी जनता के। किस तरीके की अब आप फिर बोल रहे हो, मैंने आपको पूरा टाइम दिया ना बोलने का। चलिए, अब आप ऐसे मत करा करिए, आप लोग आराम से बैठे डिबेट करिए, ताकि जनता को भी समझ में आए कि कौन क्या बोल रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आज की जनता सब कुछ जानना चाहती है कि सरकार में और विपक्ष में बैठे लोग हमारी भलाई के लिए क्या कर रहे हैं, और जानने का उनको अधिकार भी है। और सबसे बड़ा जो है वो जनता, और उसके बाद मीडिया, जो एक एक छोटी से छोटी चीज लाके सामने रख देता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हर चीज जब क्रिस्टल क्लियर है, तो उसमें हम कौन सी ध्रुवीकरण की नीति कर देंगे और रीति कर देंगे, जो ये बोलते चले जा रहे हैं, साफ साफ है। भारतीय जनता पार्टी जो आज आगे आई है वो विकास करके आई है, और लोगों को ये विश्वास हो गया है कि आज की डेट में अगर राष्ट्र को सुरक्षित रख सकता है, राज्य को कोई सुरक्षित रखता है, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो राज्य सुरक्षित रहेगा, और राज्य सुरक्षित रहेगा तो परिवार सुरक्षित रहेगा। अपने परिवार को सुरक्षित रखता है तो सीधे सीधे अपने राष्ट्र को सुरक्षित करिए। तो आज राष्ट्र अगर सुरक्षित है तो वो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, और ये चीज लोग जान चुके हैं कि किस तरीके से आज हमारे को विश्व सैल्यूट करा। आपके प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा विश्व का नेता सैल्यूट करता है, तो आपको सोचना चाहिए कि आपका देश विश्व गुरु बनने की कगार में खड़ा है। तो ये छोटी छोटी बातें, ओछी बातें करके कि जब भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए ऐसे चुनाव जीत गया, ऐसे चुनाव किया, छोटी छोटे हम लोग अगर कुछ जो बयान दे देंगे ना, उससे हम चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव तो जनता ही जिताएगी, और आज की डेट में
कुछ नहीं चल सकता, कोई गड़बड़ नहीं चल सकती। जो जनता के दिल में आएगा वो वही करेगी, चाहे आप लाख चलिए एक प्रतिक्रिया अमरजीत जी जल्दी से, उसके बाद संगीता जी आपके पास हम ऐसे काम बता दें जो उत्तराखंड की जनता के हित के लिए उन्होंने किए हों। 5 काम, मैं नहीं कहता 10 काम गिनाए, 20, मुझे 5 काम गिना दें जिसमें केंद्र की योजना के अलावा राज्य सरकार द्वारा किए काम है, बता दें मुझे 5 कोई ऐसे बुलंदी जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में लोग गए। अब रुक जाइए, गिना दीजिए सीमा जी जल्दी से जी 5 गिना दीजिए। देखिए, हाँ आप लोगों की आदत है ऐसे बोलने की, आप लोग को लगता है कि हम लोगों ने कुछ करा नहीं और हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आप लोगों के जो हमारी 4 धाम यात्रा है, आप उसमें चले जाइए, आपके रोड कनेक्टिविटी आपको कैसे मिलेगी। आज 26 लाख योजना मत गिनाइए, अपने लोगों ने यात्रा यूं ही नहीं करी। और दूसरी बात, अब मैं आपको कहती हूँ, स्वरोजगार योजना के तहत कितने लोगों ने रोजगार किसने कर दिया। आपको 1 रुपए में जल, हर घर में जल पहुंचाया हमने। 26 शौचालय पहाड़ों में बना दिए। आप लोगों को लगता है कुछ कर नहीं सकता। आप उसके उत्तराखंड में राशन कितनी जगह पहुंच गया है, आप ये देखो, एक बंदा, एक इंसान भी ऐसा नहीं था कोरोना काल में जिसके घर में राशन दूर पहाड़ों के अंदर भी ना गया। आप कर सके सब काम, आप कर सके। कोविड काल की बात यहाँ पर की जा रही, राशन पहुंचाने के। चलिए संगीता जी रोकूंगा मैडम, अंतिम प्रतिक्रिया संदीप जी की, आप दोनों रुक जाए। संगीता जी की अंतिम प्रतिक्रिया, अमरजीत जी, सीमा जी रुक जाए। ठीक, देखिए राजेश जी, उन्होंने कहा कि भारत के विश्वगुरु बना रहे हैं। बिल्कुल, भारत की करेंसी जो है आज भूटान की करेंसी के बराबर हो चली है। ये भारत को ऐसा विश्वगुरु बना रहे हैं जिस वजह से कांग्रेस ने अपनी सत्ता खोई, जब उस समय रुपया हमारा गिर गया था। तो न्यूज चैनल्स पे इस तरह दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस के हाथ से पूरी सत्ता चली गई, लेकिन आज उससे भी बदतर हालात हैं। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारी करेंसी भूटान की करेंसी के बराबर पहुंचने वाली है, ये हमें विश्वगुरु बना रहे हैं। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करते। उत्तराखंड में लगातार घोटाले हो रहे हैं, उस पर इनकी बिल्कुल नजर नहीं है। चाहे हम कितने घोटालों की शिकायतें की गई, कितने घोटालों की शिकायत की गई आप लोगों की तरफ से? संगीता जी आप लोगों की तरफ से शिकायत की गई, कोई नाम गिनवा दीजिए। बीजेपी को बड़ी बड़ी बातें करने के सिवा कुछ आता नहीं है। शिकायत की गई है आप लोगों की तरफ से, शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं हुई है। अपना भी वीआईपी न्यूज का सर्वे कराएंगे तो आपको हालात पता चल जाएंगे। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय खत्म होता है, माफी चाहूंगा, रुक जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा सियासत में बहुत अहम भूमिका रखता हुआ नजर आया था। आपने देखा होगा कि किस तरह से राजनीतिक दलों ने इसे भुनाने की कोशिश की। दरअसल मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब इसको लेकर स्पष्टीकरण भी दिया है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी द्वारा दुष्प्रचार किया गया है और मुद्दे से भटकाने के लिए, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये मान रही है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस यदि सत्ता में नहीं आ पाई है तो उसकी वजह यही है कि जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हरीश रावत का जो बयान था। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी यह है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हरीश रावत भी भारतीय जनता पार्टी पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाते हुए वो भी ये कह रहे हैं कि अब वो कोर्ट का रुख करेंगे। अगर हरीश रावत कोर्ट जाते हैं तो फिर देखना होगा नतीजा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।